So hello everyone, how are you all beta? Hoping you are safe at your home. Welcome to the online platform of SMD Vidya Mandir. Myself Saurabh Singh, standing in front of you to teach physics. और बच्चे आज हम एक नई ब्रांच मैकेनिक्स के अंदर एक टॉपिक, एक ब्रांच कुछ ही मान लीजिए जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं काइनामेटिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है भाई? काइनामेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। क्या होता है काइनामेटिक्स? इस नेचर में जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं, क्यों मूव कर रही हैं ये नहीं जानना है। उसके अंदर मोशन हो रहा है, उसके अंदर वेलोसिटी होती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कितना एक्सेलरेशन आ गया। ये जो 5 बेसिक फंडामेंटल है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड द लास्ट वन इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस एक हो गया, डिस्प्लेसमेंट दूसरा हो गया, स्पीड तीसरा हो गया, वेलोसिटी चौथा हो गया और पांचवा कौन हो गया? एक्सेलरेशन। इन 5 पैरामीटर्स को हम पढ़ेंगे इस काइनामेटिक्स के अंदर। इन 5 पैरामीटर्स को हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर बच्चे? काइनामेटिक्स के अंदर। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट? द इंट्रोडक्शन। और ध्यान, मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपने सारे लेक्चर्स प्रॉपर देख लिए तो यहां लिखा हुआ है फ्रॉम जीरो टू हीरो। आप अगर आज जीरो हैं तो कल आप 100% हीरो हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम इसके करेंगे। ठीक है बेटा, तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस। तो व्हाट इज द कंटेंट? हमारा क्या क्या कंटेंट है वो देखते हैं ध्यान से। हमारे कंटेंट में एक आएगा सबसे पहले, वो है हमारे पास में पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। दूसरा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है स्पीड एंड वेलोसिटी। चौथा है एक्सेलरेशन। पांचवा है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ व्हाट? मोशन। ध्यान रखना, हम जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। उसके अंदर क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस। फिर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड लास्ट वन इज व्हाट? रिलेटिव मोशन। तो दीज ऑल आर द कंटेंट इन काइनामेटिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग विच वी आर स्टार्टिंग, व्हाट इज मैकेनिक्स? तो पहली चीज जो हमारे पास में आ रही है बच्चे कि मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो ये क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है। क्या है ये? एक फिजिक्स की ब्रांच है। और जिसके अंदर हम क्या डील करते हैं? हम डील करते हैं, डील्स विद मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मूवमेंट वही लिखा हुआ है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड थिंग एंड द फोर्स दैट चेंजेस दिस मोशन। तो 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ोगे और आगे चल के क्या पढ़ोगे? मैकेनिक्स के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है? फोर्सेस दैट चेंजेस दिस मोशन। वो फोर्सेस जो इस मोशन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जो इस मोशन को क्या करते हैं भैया? चेंज करते हैं। इस मैकेनिक्स के हम 3 डिफरेंट पार्ट्स पाएंगे। हम इस मैकेनिक्स के क्या पाएंगे? 3 डिफरेंट पार्ट्स पाएंगे। एंड व्हाट आर दोस 3 डिफरेंट पार्ट्स दैट वी शुड सी हियर? द फर्स्ट इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज व्हाट? स्टैटिक्स। फर्स्ट वन क्या है बच्चे यहां पर? स्टैटिक्स। द सेकेंड वन इज व्हाट? काइनामेटिक्स, विच वी हैव टू स्टडी। यस, यहां पर है काइनामेटिक्स, which we have to study here, and the last one is what? Dynamics. Last one is what? Dynamics. ये basically अगर मैं डिवीजन करूं तो 3 हिस्सों में कर सकता हूं। स्टैटिक्स में क्या होता है? स्टडी जो पार्टिकल है वो कहां रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। इसमें क्या है? द पार्टिकल विल रिमेन्स एट व्हाट? रेस्ट। ठीक है, फिर उसके बारे में स्टडी करना। इसमें क्या होता है? द पार्टिकल इज इन मोशन बट वी डोंट नो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। तो हेयर कॉज ऑफ मोशन is not known, is unknown। not known से ज्यादा अच्छा शब्द क्या रहेगा भाई? ये लिख दो आप, is unknown। is what? is unknown। हमें पता नहीं है कि क्यों बॉडी मूवमेंट में कर रही है, मोशन कर रही है। बट here the cause of motion is known। here is what? cause of motion is known। तो यहां पर क्या है भाई? cause of motion पता होता है। तो these are the sub 3 divisions and we are dealing with what? right now kinematics। हम इसको पढ़ेंगे और काइनामेटिक्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है कि what is rest and what is motion। रेस्ट और मोशन क्या होता है? तो एक्चुअल में हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? एक्चुअल में हम फिजिक्स में बच्चे पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? फिजिकल
क्वांटिटीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स के अंदर? फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, यही तो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। या ये फिजिकल क्वांटिटी कहां पर है? रेस्ट पे है। और ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? रेस्ट पे। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी? आपको अच्छे से पता है फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे लिखते थे? लेटर पी क्यू, और कैसे लिखा जाता था? ये एन यू से। ये तो अच्छे से आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी रेस्ट पे है, क्या फिजिकल क्वांटिटी मोशन पे है, ये हमको समझना है। तो सिंपल सी डेफिनेशन फॉर रेस्ट, द डेफिनेशन फॉर रेस्ट इज व्हाट? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्या लिखा हुआ है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it does not changes its position with the passage of what? Time. If it does not changes its position with the passage of what? Time with respect to what? Surrounding. With respect to what? Surrounding. तो ये तो definition होगी भैया किसकी? Rest की. What about the definition of what? Motion. A body is said to be in motion if it changes its position with the passage of time with respect to what? Surrounding. With respect to what? Surrounding. अब जरा सोचो दिमाग में, सोचो अपने दिमाग में, सोचो कि ये क्या कहना चाह रहा है रेस्ट और मोशन को, ये क्या बताना चाह रहा है अपने को रेस्ट और मोशन को। तो सिंपल सी चीज है, चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन हो, वो 3 पैरामीटर्स पे हो रही है। और वो पैरामीटर है पहला पैरामीटर है वहां पर बेटा, अगर हम देखें, द फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट? टी, the second parameter is what? P, and the third parameter is what? S. What is here? Here T stands for what? Time. P stands for what? Position. And S stands for what? Surroundings. यही तो है बच्चे। एस किसके लिए स्टैंड्स कर रहा है यहां पर? सराउंडिंग्स के लिए। किसके लिए स्टैंड्स कर रहा है? एस सराउंडिंग के लिए स्टैंड कर रहा है। अगर हम बात करें रेस्ट की, अगर हम बात करें किसकी? रेस्ट की। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट? फॉर रेस्ट। अगर मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं तो उसमें टी भी है, उसमें पी भी है और उसमें एस भी है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? टी चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? टी चेंज हो रहा है। लेकिन पी और एस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो वही तो लिखा है, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन हो गई। अच्छा, अब अगर आप आ जाइए मोशन में, अगर हम किसकी बात कर लें यहां पर? मोशन की बात कर लें। किसकी बात कर लें हम लोग? जरा मोशन की बात कर लें और हम देखें क्या हो रहा है मोशन में। मोशन में टी भी है, पी भी है और क्या है? एस है। उसमें टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है और सराउंडिंग भी चेंज हो रही है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट? रेस्ट एंड मोशन। अभी तो बहुत बेसिक्स बताया है, ये तो 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है रेस्ट और मोशन। अभी समझना, ऐसे नहीं होता है कि इतना कह दिया और सफिशिएंट हो गया 11th में, ना नीट में नहीं। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल क्या है, यहां लिखा हुआ है, अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल। ठीक है, आपके कबर्ड, आपका स्टडी रूम है, उसके अंदर एक बुक पड़ी हुई है, रखी हुई है, आज भी, कल भी, परसों भी। वो कहां पर है? रेस्ट पे है। कहां पर है बच्चे? वो रेस्ट पे है। समझते रहना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं चेंज कर रहा हूं सिचुएशन। क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। क्या सिचुएशन है? मैं पंखे के ऊपर जाके बैठ गया। सोच लो, इमेजिन कर लो। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं पंखे के ऊपर जाके बैठ गया और पंखा गोल 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 क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो क्या आपको बुक रेस्ट पे दिखेगी? नहीं दिखेगी। या मैं एक हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ गया और मेरा मकान तो रुका हुआ है, लेकिन मैं गोल गोल चक्कर काट रहा हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि मकान चक्कर काट रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? सिस्टम चेंज हो गया। इसका मतलब रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा एग्जांपल क्या है? अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ रोड और ट्रेन मूव्स इन अ रेल। तो ट्रेन क्या है? मूव कर रही है रेल पे। ट्रेन वाला एग्जांपल समझते हैं। इसका पहला देखा, इसका दूसरा। अब ट्रेन मूव कर रही है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन आपको चलती हुई दिखाई, लेकिन अगर आप ट्रेन के बोगी के अंदर पहुंच गए, अगर आप ट्रेन के डिब्बे के अंदर पहुंच गए, तो भले ही ट्रेन चल रही है, लेकिन आपके लिए सभी लोग जो उस डिब्बे के अंदर बैठे हैं सब किसके अंदर हो गए? रेस्ट में। तो यार समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है रेस्ट और क्या है मोशन। तो यहां पर बेटा क्या है? रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हमको एक ऑब्जर्वर चाहिए। हमको क्या चाहिए? ऑब्जर्वर की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। और ऑब्जर्वर की पोजीशन को कौन बताता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन बताता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट और मोशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग
चीजें शो करते हैं, इसलिए ना ही रेस्ट एब्सोल्यूट होता है और ना ही मोशन एब्सोल्यूट होता है। तो जरा समझते हैं क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, थोड़ा देखिए, ध्यान समझिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल है, दिख रहा होगा आपको, पिक्चर फर्स्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट पिक्चर and it is what, second picture. What are the conclusions you are getting from the first picture and second picture, that we have to understand, that is the most important thing. तो फर्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखिए। फर्स्ट पिक्चर क्या दिखा रही है बेटा? फर्स्ट पिक्चर में ये एक आदमी खड़ा हुआ है, ये एक लेडी खड़ी हुई है और ये एक ट्रंक है। ये क्या है? ट्रंक। अरे समझ में आता है ट्रंक यार? कलकत्ता चले जाओ, कोलकाता, वहां पर आपको एक ट्रंक मिलेगा। तो ये अगर ट्रंक मूव कर रही है तो क्या दिख रहा होगा इस पर्सन को कि ये सारे के सारे पर्सन किस में है? मोशन में है। किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। लेकिन ये लेडी अपने आगे वाले को देखे और ये अपने पीछे वाले को देखे, इसको देखे या इसको देखे, तो ये सब किस में दिखेंगे? रेस्ट में दिखेंगे। यहां तो कंडीशन चेंज हो गई। अब इस पिक्चर में आ जाओ। इस पिक्चर में यही सेम सिनारियो है। इस लेडी को ये ट्रंक मूव करती हुई दिखेगी, लेकिन इन सबको बाकी सारी चीजें कहां दिखेंगी? रेस्ट में। तो यहां क्या चीज है? हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ये होता है बेटा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? याद करो, क्या होता है कोऑर्डिनेट्स? कुछ याद आया क्या? थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो कुछ ऐसे करके हुआ करता था। ये हुआ करता था x, ये हुआ करता था y, ये x, ये y और ये z। और यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर है O तो ये x, y, z। तो इसकी मदद से कितने दूरी पे है, कहां पर है, क्या लोकेशन है पता कर सकते नहीं? कर सकते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता कर सकते। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन को बताने काम में आता है। अब मोशन और रेस्ट को जानने के लिए हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद लेते हैं। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या लेते हैं बेटा? मदद लेते हैं। यहां पर ये आदमी कहां पर खड़ा है? ये आदमी कहां पर खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। कहां पर खड़ा है? अर्थ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। और ट्रेन अर्थ पे ही क्या कर रही है? मूव कर रही है। अगर आप इस ग्राउंड के रेफरेंस में इसको देखेंगे तो ये बॉडी किस में हो गई? मोशन में हो गई। किस में हो गई बच्चे? ये मोशन में हो गई। लेकिन अगर आप बस की रेफरेंस में देखेंगे तो ये सब लोग किस में हो गए? रेस्ट में हो गए। एस सी वर्मा साहब ने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, समझना इस एग्जाम्पल को। एस सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक में लिखा हुआ है दैट, मैं उसको हिंदी में पढ़ रहा हूं कि आप इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको, पहले दूसरे पैराग्राफ में, कि मैं खड़ा हूं प्लेटफॉर्म पे, हिंदी में, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं और ये ट्रेन है। ये क्या है? ट्रेन है। और मुझे मालूम है कि इसके अंदर बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं और मैं चोर हूं। मैं अपनी गन को रखता हूं ऐसे करके, ऐसे राउंड मारता रहता हूं, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे करके। तो अभी अगर मैं रुक गया तो ट्रेन भी रेस्ट पे है और मैं भी कहां हूं? रेस्ट पे। अब मैंने देखा ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन स्टार्ट हो गई मूव करना और मैं फटाक से ट्रेन के अंदर घुस गया। तो जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर घुस गया तो मेरे रिस्पेक्ट में ये सारे लोग कहां हो गए? रेस्ट पे। और बाहर जो लोग खड़े हैं उनके रिस्पेक्ट में हम सब किस में हो गए? मोशन में हो गए। रेफरेंस चेंज हो गया, क्योंकि जब मैं प्लेटफॉर्म पे था ग्राउंड था, अब मैं ट्रेन के अंदर घुस गया तो ट्रेन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और मैं कहता हूं एवरीवन शुड फ्रीज अदरवाइज आई विल व्हाट शूट, और अपना सामान मुझे दो। तो ये दिया हुआ, उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ में आया बेटा? तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चूज करना पड़ता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना पड़ता है। क्या चूज करना पड़ता है अपने को? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने को बताता है कि आप जिसकी आपकी बॉडी मोशन में है या आपकी बॉडी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेलिंग में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, पढ़ रहे हैं वैसे, फोर्स एंड लॉज ऑफ में मिलता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ व्हाट? टू टाइप्स। ये कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज आर ओबेड। ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ओबे हो तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। इसमें एक्सेलरेशन कितना रहना चाहिए? 0। इसका मतलब v एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इसके अंदर? 0। यानी v इज इक्वल टू व्हाट? u होने की कोशिश होनी चाहिए। और
भी कंडीशन होना चाहिए, ज्यादा बेटर है कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है इन दिस न्यूटन्स लॉज आर नॉट ओबेड, न्यूटन्स लॉज आर नॉट ओबेड। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0। तो स्लाइड सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, बाकी तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो समझ में आ गया। तो एक्चुअल में किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन जानने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है, जनरली। अच्छा, कहीं पर अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया है चूज करने के लिए किसी प्रॉब्लम में, तो आप ग्राउंड को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, ठीक है, ग्राउंड को ही हम क्या मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ, ये नोट करके लिख लीजिएगा, इफ no frame of reference is given in a problem, मतलब numerical, then choose ground as frame of reference। तो ग्राउंड को आप क्या करिए, चूज करिए एज व्हाट, एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए आगे देखते हैं। नाउ तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आ गया, अब रेस्ट और मोशन आ गया। अब मोशन के टाइप्स, अब मोशन के क्या आते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेटा मोशन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो वी आर डीलिंग विद देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन। तो देखिए हमारे पास में 3 प्रकार के मोशंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूं, इससे आपको पता चले, ठीक है। तो वी आर हैविंग व्हाट 3 टाइप्स ऑफ मोशन। दिस इज व्हाट फर्स्ट, हियर इज व्हाट सेकंड एंड हियर इज व्हाट थर्ड। तो देयर आर व्हाट 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज 1 डायमेंशन मोशन। फर्स्ट क्या है अपने पास में, 1 डायमेंशन मोशन है। क्या है, 1 डायमेंशन। सेकंड क्या है, 2 डायमेंशन। और थर्ड क्या है, 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं। 1 डायमेंशन मतलब जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन की जरूरत हो, एक डायमेंशन हो, जिसमें 2 डायमेंशन होंगे और 2 डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशन होंगे उसमें 3 डायमेंशन। अच्छा, हमने 11th क्लास में एक क्लासिफिकेशन ही क्यों करा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। थोड़ा सा फील लीजिए, अभी बस आपको फील आना शुरू हो जाएगा कि हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए देखिए, ये यहां देखिए, let us suppose this is what, this is x and it is what, y, and somewhere if I will choose then this is what, this is what, this is z। ये क्या है भाई, z, और ये क्या है, ओरिजिन है। ये कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x, y, z। अगर x का मोशन सिर्फ x कोऑर्डिनेट की मदद से ही डिफाइन हो जा रहा है, if the motion of point P or object P is defined by only x, only y or only z, then this is said to be what, 1 dimension motion। then it is said to be what, 1 dimension motion। जैसे कि अगर only, क्या बोला मैंने, only 1 axis is needed to define motion। जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल बताओ क्या है, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ये कैसा मोशन हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। फील आया क्या? अच्छा, अब सपोज करो 2D मोशन के लिए, 2D को हम क्या कहते हैं, इस 1D को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। 2D को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मोशन। अब 2D, अब इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है एक साथ, xy, yz और zx।
जैसे कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स. लेट अस सपोज आई एम मेकिंग अ सिस्टम लाइक दिस and I am throwing an object like this. So to specify, let us suppose P is here, I have to know the position of X and I have to know the position of what? Y. तो ये क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेट किसको डिफाइन कर रहा है? ये तो Y को, और ये क्या कर रहा है? X. तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? X और Y. तो जहां पर आपको दो एक साथ चाहिए हो, XY या फिर YZ या फिर ZX. समझ में आया बेटा? यहां पर क्या चाहिए? सिर्फ X, सिर्फ Y या फिर सिर्फ Z. समझ में आ गई बात? उसको हम लोग कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? फॉर एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ये हो गया 2D. 3D देखिए, 3D में क्या हो? जिसमें X भी चाहिए हो, Y भी चाहिए हो और Z भी चाहिए हो. जिसमें X भी चाहिए हो, Y भी चाहिए हो और Z भी चाहिए हो. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए X, Y, Z. एक काइट फ्लाई कर रही है. क्या कर रही है? फ्लाइंग ऑफ अ काइट. तो वो क्या हो गया? 3D हो गया. तो हम अब क्या बात कर रहे हैं? 3D मोशन की बात कर रहे हैं. तो 3D के लिए जैसे कि हमने एक सिस्टम लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से, और ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, और ये कोई है जिसमें क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स P के जानने के लिए X भी चाहिए, कॉमा Y भी चाहिए और कॉमा Z भी चाहिए. क्या चाहिए बेटा? X, Y एंड Z. ऑल द 3 थिंग्स इफ वी वांट, देन we have to go through with this thing. So that is what X, it is what Y and it is what Z. जैसे क्या हो गया? मोशन ऑफ अ काइट. तो इसमें क्या होता है? इसमें X, Y, Z तीनों एक साथ चाहिए होते हैं. X, Y, Z एक साइड. तो अब समझ में आया क्या होता है 1D मोशन, क्या होता है 2D मोशन और क्या होता है 3D मोशन. समझ में आया बच्चे अच्छे से? तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा मोशन का. तो ये हमने देख लिया. ठीक है, अब एक बढ़िया सा सवाल आया. बढ़िया सवाल. एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर ये बताइए कि मैंने एक पेन को ऐसे करके फेंक दिया, तो क्या ये 1D मोशन होगा या 2D मोशन होगा? समझना, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर रहा हूं, आपको फील आएगा. बोला सर मान लीजिए मेरे पास में ये एक सिस्टम है और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट था आपका, और लेट अस सपोज सर ये आपका जेड कोऑर्डिनेट हो गया. अब बच्चे ने कहा कि सर अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर जी कि आप ये बताइए कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और जिसको मैं ऐसे करके मूव करा रहा हूं. बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चा है. ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया आपका जेड. ठीक है, मान लो तो अगर ये थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं भी है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं भी है, खाली क्या है, खाली एक्स और वाई है, और बच्चे ने अपने को ये दे दिया बच्चे ने, बच्चा इंटेलिजेंट था, ऐसे करके ये एक्स है और ये वाई है और ये ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कोई P पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है. तो वो कह रहा है सर ये क्या 1D है या 2D है? 1D में तो क्या चाहिए? अब ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो सर 1D होना चाहिए, लेकिन ये प्लेन के अंदर है तो सर 2D होना चाहिए. बढ़िया क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन. तो बेटा ये 1D मोशन है. ये कौन सा मोशन है? ये 1 डायमेंशन मोशन है. ये जो OP का डायरेक्शन है, ये जो OP है, OP, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 1 डायमेंशन मोशन ही कहेंगे. तो आप कहोगे सर तो फिर तो कंफ्यूजन हो गया. कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ. कोई जरूरी थोड़ा ना आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे ही चूज करिए. आप इस पूरे कोऑर्डिनेट को घुमा दीजिए. आप क्या करिए बच्चे? आप इस पूरे कोऑर्डिनेट को ही घुमा दीजिए. आपने क्या करा? एक जस्ट अ मिनट. आपने क्या करा? आपने, मैं कलर चेंज करके कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखना. ये मैंने क्या करा? मैंने ये तो ले ली, यही एक्सिस जिस पे P था इसको ले लिया मैंने X, और इससे 90 डिग्री एंगल पे मैंने क्या ले लिया भैया? Y. अब कोई कस थोड़ा ना है, तो ये चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो चल रहा है. तो कौन सा मोशन हो गया? ये 1D मोशन हो गया. कौन सा मोशन हो गया? ये 1 डायमेंशन मोशन हो गया. समझ में आ गई बात? तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? 1 डायमेंशन मोशन होगा. बस आप क्या करिए? अपनी एक्सिस को रोटेट कर लीजिए. एक्सिस को क्या कर दीजिए? चेंज कर दिए. अभी भी एंगल 90 है, पहले भी एंगल कितना था? 90 था. ठीक है, फ्रेम हमने क्या करा? कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया. चलिए नाउ
द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अगली चीज क्या आती है अपने पास है बेटा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए, व्हाट इज डिस्टेंस? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस होता है। सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट डिस्टेंस। ओनली पाथ लेंथ इज सेड टू बी व्हाट? डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये कंफ्यूजन हटाना। डिस्टेंस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पाथ लेंथ इज सेड टू बी व्हाट? डिस्टेंस। जैसे चेक करते हैं, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट क्या है? बी है। अब ए से बी जाने के रास्ते, एक मैं ऐसे करके जा रहा हूं, एक मैं यहां से यहां जा रहा हूं, एक मैं ऐसे करके ऐसे जा रहा हूं, एक मैंने सिंपल ऐसे करके चला गया। ये सारे के सारे क्या हैं? डिस्टेंसेस हैं। मान लीजिए ए बी सी, ये कोई पॉइंट हो गया डी, ये कोई पॉइंट हो गया ई, ये कोई पॉइंट हो गया एफ। ए से ए बी डी आप चूज करते हो तो ये मान लो 15 मीटर का है, ये मान लो ये 20 मीटर का लेंथ है। ठीक है, ये मान लो ये 25 मीटर की लेंथ है, ये मान लीजिए ये 30 मीटर की लेंथ है। अलग अलग हो सकती हैं। तो इसमें सारे के सारे क्या हैं? डिस्टेंसेस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? डिस्टेंस है। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम बच्चे किसकी बात कर लें? डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर हम अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट उसमें लगता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between initial position and final position and what? And final position. This is very important. Between initial position and final position. This is very very important thing कि ये initial position और final position के बीच का होता है। अब देखिए, अगर यही ए बी था तो इसमें shortest path length initial position और final position के बीच में कौन सी है? ए बी डी। तो here ए बी डी या ए डी बी, सॉरी ए डी बी इज व्हाट? इज डिस्प्लेसमेंट। इज व्हाट? इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट है। सिंस we are taking it from initial to final position, it means it is having what? Direction also. It is having what? Direction. So a db is a vector quantity. Is a what? It is a vector quantity and it is what? It is a scalar quantity. ये सिर्फ क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चे। और दूसरा वाला क्या है? ये कैसी क्वांटिटी हो गया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये कैसी क्वांटिटी हो गया बच्चे? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। अब एक रिलेशन भी आता है इन दोनों में। क्या आता है? एक रिलेशन आता है। क्या आता है? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या आता है बच्चे? एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज व्हाट? जीरो। जीरो भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। लेकिन डिस्टेंस कैसा होता है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इन नेचर होता है। डिस्टेंस कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इन नेचर होता है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम लेंगे तो और फील आएगा, मजा आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ये कोई एक आर्क है। यहां पर क्या है? कोई एक आर्क है। एक हम बना लेते हैं सेमी सर्किल आपके लिए। यस, सो देयर इज व्हाट? अ सेमी सर्कुलर लाइक दिस रीजन। ठीक है, और हम बनाते हैं। कलर चेंज करना पड़ेगा हमको।
यस, इन इस वे, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया r, ये कोई पॉइंट A हो गया और ये कोई पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। अब द क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बिटवीन A एंड B। बहुत आसान है। देखिए भाई, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो सिंपल है बच्चे, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा इसमें 2 पाई r का आधा, 2 पाई r अपॉन वॉट, सरकमफ्रेंस को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, सेमी सर्कल है तो ये क्या हो गया बेटा, पाई r, ठीक है। ये कितना हो गया, पाई r, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस निकालने का कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बट दिस एंगल मस्ट बी इन व्हाट, रेडियन। ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप से भी आप निकाल सकते हो। अब यहां पर आर्क लेंथ कितनी है, पाई आर अपॉन व्हाट दिस, तो एंगल से मल्टीप्लाई कर देना इसको पाई से, तो आर्क का निकल के आ जाएगा डिस्टेंस आर्क लेंथ एल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे बार बार, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगला क्या चीज है, इसी में क्या निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है भैया अपने को, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, आर प्लस आर। बड़ा आसान है भाई, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास का क्वेश्चन था, आर प्लस आर, इट इज हाउ मच, 2r फ्रॉम A to B। इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट नीट में भी आया हुआ है, सारे क्वेश्चंस आपको देखो कौन सी ईयर में कहाँ आया हुआ है, तो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए जरा करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम बना लेते हैं ये सिस्टम। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्ट, it is what, west, this is what, north, and it is what, south। अब क्या होता है, a man goes first what, first towards what, north, 10 मीटर towards what, north। तो ये आदमी कितना जाता है, 10 मीटर जाता है। then 20 मीटर towards east, तो यहीं से जाएगा 20 मीटर towards west, east। they are asking what, they are asking what, द डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर ये O है, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो हेयर इज द डिस्प्लेसमेंट, हेयर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस एंगल इज हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। बहुत आसान है, बहुत आसान है। डायरेक्टली यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई, आपका काम चल गया। नहीं वरना आप वेक्टर एडिशन लगा लीजिए, आप क्या लगा लीजिए इसमें, वेक्टर जो भी आप चाहें। तो यहाँ पर OB जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट of what, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। गेट इट, सॉल्व, इट कम्स टू बी हाउ मच, 100 प्लस हाउ मच, 400, इट इज हाउ मच, इट इज हाउ मच, 500 का रूट मीटर। सॉल्व करिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बेटा, ये अगला क्वेश्चन है अपना। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है भाई, तो एक व्हील है जो कि हाफ रेवोल्यूशन मतलब नीचे से कहाँ हो जाता है, ऊपर, हाफ फॉरवर्ड रोल करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को, पहले डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में डायग्रामेटिकली बहुत अच्छा समझना जरूरी आपको है। तो देखिए क्या है, ये एक ग्राउंड है, ठीक है, इस पे क्या है बेटा हमारे पास में एक, ये एक व्हील है। व्हील तो सर्कुलर होगा, ये हमने एक व्हील ले लिया, लेट अस सपोज दिस इज द व्हील, ठीक है। अब ये इस व्हील का क्या है भाई, सेंटर दिया हुआ, ये क्या है, इसका सेंटर O है, जिसका रेडियस इसने अपने को दे रखा है R
और यहां पर r दिया हुआ है दैट द रेडियस इज हाउ मच 1 मीटर राइट नाउ इट इज व्हाट 1 मीटर इट इज गिवन टू अस ठीक है इट मूव्स हाफ द वे फॉरवर्ड हाफ द वे फॉरवर्ड तो ये हाफ वे में फॉरवर्ड घूमता है चलिए ये तो आधा फॉरवर्ड थोड़ा छोटा बड़ा हो गया ठीक है देख लीजिए लेकिन आप बराबर ही है अब तो आपको अगर ये पॉइंट P था इनिशियल तो पॉइंट P अब कहां पहुंच गया यहां एंड व्हाट दे आर आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट दे आर आस्किंग व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यू सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर द डिस्प्लेसमेंट विल बी आई एम चेंजिंग द कलर इज दिस मच ऑफ द पोर्शन इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट है व्हाइट लाइन क्या दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले ध्यान से देखिए इस बॉडी ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करा होगा वो क्या हो उसको ले लो और ये पूरा का पूरा लेंथ ले लो कितना हो गया ये r प्लस r 2r हो गया क्वेश्चन सॉल्व और ये एंगल कितना है 90 पाइथागोरस थ्योरम लगा लो इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं हम लोग x px कितना होगा तो अगर मैं px की बात करूं तो px होगा इसने आधा सर्किल जो कवर करा वही तो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस तो ये क्या हो गया ये हो गया सरकमफ्रेंस अपॉन व्हाट 2 इज इक्वल टू व्हाट px यही तो है तो ये हो गया सरकमफरेंस अपॉन व्हाट 2 तो व्हाट इज द सरकमफरेंस अगर मैं 2 पाई r में लूं अपॉन 2 दिस विल बी कैंसिल आउट इट इज हाउ मच पाई r इट इज हाउ मच पाई r px आ गया और वो कितना दिया आपको तो आप जरा देखिए इन ट्राइंगल क्या है दिस इज p डैश इट इज व्हाट p डैश तो अब क्या हो जाएगा आपके लिए p डैश इनटू x क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा p डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स का स्क्वायर ठीक है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज तो यहां से अगर हम वैल्यूज लगाएं तो देखिए बेटा पी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इज इक्वल टू हाउ मच पी एक्स इज हाउ मच 2 पाई आर सॉरी इट इज हाउ मच पाई आर का होल स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स इज हाउ मच 2r का होल स्क्वायर वैल्यूज निकाल लीजिए इसमें से भाई आर स्क्वायर अंदर कितना बच रहा है पाई स्क्वायर प्लस व्हाट 4 और यहां पर क्या है पी डैश और यहां क्या लग जाएगा रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r what is the value of r 1 meter substitute this here so you will get p dash that is what that is your displacement that is your what displacement is comes to you how much 1 into how much pi square plus what 4 देखिए कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्या pi square plus 4 यस बिल्कुल ऑप्शन मिल रहा है अपने को और वो कौन सा हो गया c वो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास में बेटा ये ऑप्शन आ गया अपने पास में c तो डू एबल टू अंडरस्टैंड इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करते हैं ठीक है अब हम एक ट्रिक पे चलेंगे डिस्प्लेसमेंट की एंड देन वी विल कंटिन्यू अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर